Hello, my lovely students out there. This is ARK representing an RK9. Dear CS professional students, one of the most important topic, जी हाँ, डायरेक्टर एंड ऑफिसर लायबिलिटी इंश्योरेंस बहुत ही पॉपुलर कॉन्सेप्ट है इन इंडिया. देखा जाए, वैसे मैं बता दूं, यूएस से उठाया हुआ कॉन्सेप्ट है, मतलब इंडिया में लेटर ऑन आया है, लेकिन पिछले अगर देखा जाए 25 सालों के अंदर, तो जैसे जैसे कॉर्पोरेट्स में ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ, कॉर्पोरेट्स और ज्यादा डेवलप हुआ, कॉर्पोरेट्स में अपॉर्चुनिटीज बढ़ने लगी, साथ के साथ डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा बढ़ने लगी. और जितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने लगी, कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट हो गया कि उन्हें, चाहे वो फेमा एक्ट हो, कंपनीज एक्ट हो, इनकम टैक्स एक्ट हो, सिक्योरिटीज लॉज हो, ये सब के सब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई कि उन्हें इन्हें प्रॉपर्ली कंप्लायंसेस करने होंगे. अब लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है, कई बार डायरेक्टर एंड ऑफिसर्स जब भी अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उनसे कोई ना कोई ऐसा ओमिशन हो जाती है जहां पर उनकी लायबिलिटी अराइज हो जाती है. और आपने ध्यान से देखा होगा कि लायबिलिटी कंपनी एंड ऐसा बोला जाता है एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट, कंपनी एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट, ऑफिसर इन डिफॉल्ट, इन दोनों को ही एक साथ बोला जाता है. मतलब कंपनी भी लायबल हो रही है और ऑफिसर इन डिफॉल्ट भी लायबल हो रहा है. आज के सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बातें समझना. पहले तो हमें बहुत चीजें ये भी समझना होगा कि ऑफिसर इन डिफॉल्ट की डेफिनेशन में कौन कौन आता है. कंपनी तो हमें क्लियर है, उम्मीद कर रहा हूं भाई, कंपनी तो हमें पता है कंपनी क्या है, ठीक है, लेकिन ऑफिसर इन डिफॉल्ट की कैटेगरी में कौन आता है. अब प्रॉब्लम क्या होगा, ध्यान समझना. जब ये डायरेक्टर एंड ऑफिसर्स अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेंगे और इनसे भैया कोई एक्ट ऐसा हो गया, जैसे अज्यूम करो एक बार के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करना था, भैया डिले हो गया, एनुअल रिटर्न फाइल करनी थी, डिले हो गई. अब आपने ध्यान से प्रोविजन पढ़ा होगा, इसका इंपैक्ट क्या जाता है, जो डायरेक्टर्स हैं और जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है वो लोग लायबल हो जाते हैं. उन्हें अपनी पॉकेट से, जी हाँ, पर्सनली लायबल हो जाते हैं. लायबल भी कैसे होते हैं, पर्सनली लायबल होते हैं. पर्सनली का मतलब समझ रहे हैं ना, कि अपनी पॉकेट से पे करो भाई, अपनी पॉकेट से पे करो. तो जस्ट थिंक अबाउट इट, कौन डायरेक्टर कौन ऑफिसर्स कंपनी को ज्वाइन करेगा. इसलिए एक कॉन्सेप्ट रखा गया जिसे हम बोलते हैं यहां पर डायरेक्टर एंड ऑफिसर लायबिलिटी इंश्योरेंस. जी हाँ, ऐसा तो नहीं है कि आपकी लायबिलिटी नहीं रहेगी, लेकिन आपकी जो यहां पर पर्सनल एसेट्स है या जो आपकी पर्सनल लायबिलिटी अराइज होती है, जो आपको पर्सनल लॉसेज होते हैं, क्या बोल रहा हूं, ध्यान से वर्ड सुनना, पर्सनल लॉसेज होते हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा बाय द इंश्योरेंस. अब इसका मतलब यहां पे ये नहीं है भाई कि तुम फ्रॉड पे फ्रॉड किए जाओ, तुम हर्षद मेहता बन जाओ, तुम केतन पारिक बन जाओ, तुम विजय माल्या बन जाओ, तुम सुब्रत रॉय बन जाओ और इंश्योरेंस लेते आओ. नहीं तो भाई सच्ची बात क्या होती, फ्रॉड खूब करो. ऐसा नहीं है. ये इंश्योरेंस पॉलिसी जो है ये क्रिमिनल या फ्रॉडुलेंट एक्ट्स को प्रोटेक्ट नहीं करती है. जैसा मैंने अभी बताया कि हमारे लॉज में ऐसा प्रोविजन भी है कि भले ही नेग्लिजेंस है लेकिन लायबिलिटी तो बनेगा, आपको पे ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोविजंस, जी हाँ, लॉ के प्रोविजंस में ऐसा लिखा हुआ है. तो भाई ऐसे में कौन ज्वाइन करेगा. और एक मजे की बात और बताता हूं कि कंपनीज एक्ट 1956 ना पहले सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को ऑफिसर इन डिफॉल्ट की कैटेगरी में रखता भी नहीं था. लेकिन भला हो किसका, कंपनीज एक्ट 2013 का, उसने कहा कि सीएफओ और सीईओ भी इंक्लूड होंगे. तो क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जामिनर कुछ क्वेश्चन आपको देगा तो ये आपसे हो सकता है सिचुएशन दे देगा कि पर्टिकुलर कंपनी के अंदर कंपनी सेक्रेटरी है, उससे नॉन कंप्लायंस हुआ, या उसकी नॉन कंप्लायंस मतलब उसने कुछ गलत काम हो गया, गलत करने से जहां कंपनी की लायबिलिटी थी और उसकी ड्यूटी थी, समझना. जैसे एग्जाम्पल समझो, मिनट्स बुक मेंटेन करना, ये ध्यान रखना, ये कंपनी सेक्रेटरी की ड्यूटीज में आता है. लेकिन अब अगर मान लीजिएगा कंपनी सेक्रेटरी ने अपनी ड्यूटीज प्रॉपर्ली फॉलो नहीं करी, लेकिन इंटेंशन गलत नहीं था, लेकिन भाई नेग्लिजेंस हुआ, गलती तो हुआ है, तो उन पे लगेगा फाइन. अब वो फाइन बेचारा कहां भरने जाएगा, पकड़ में आ रहा है. अगेन आई एम टेलिंग यू, सेक्शन 447 ऑफ कंपनीज एक्ट, मतलब फ्रॉड वाले मैटर कवर नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए खुश मत हो जाना. इसलिए आज के सेशन में हम ध्यान से समझेंगे कि डायरेक्टर एंड ऑफिसर लायबिलिटी इंश्योरेंस बेसिकली किसके बेनिफिट्स क्या हैं. पहले तो हमने बताया कि क्या है, ये डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स के पर्सनल लॉसेस को प्रोटेक्ट करता है जब कोई रेगुलेटर्स इनके ऊपर एडजुडिकेशन के थ्रू पेनल्टी इंपोज कर देता है, या इनके खिलाफ, डायरेक्टर्स के खिलाफ मान लीजिएगा शेयर होल्डर्स ने
और ऐसे बहुत केसेस हुए हैं जहां शेयर होल्डर्स केस कर देते हैं, कंपनी के एम्प्लॉयज इनके ऊपर केस कर देते हैं, ऐसे भी बहुत केसेस हैं। कंपनी के क्रेडिटर्स इनके ऊपर केस कर देते हैं, कंपनी के क्रेडिटर्स इनके ऊपर केस कर देते हैं। हाँ, कभी कभी देखा जाता है आउटसाइडर भी इन पे केस कर देते हैं। बात पकड़ में आ रहा है? आउटसाइडर कैसे? जैसे इन्वायरमेंटल लॉस की वायलेशन हो गई, भैया आउटसाइडर आया, भैया मेरा तुमने नुकसान किया है, भरो। अब कंपनी पे केस कर दिया, कंपनी पे केस किया, लायबिलिटी किसकी? कंपनी की बनी, साथ ही साथ ऑफिसर इन डिफॉल्ट की बन गई। ऑफिसर इन डिफॉल्ट कहेगा भाई मेरी जिंदगी खराब कर रखी है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां हम ध्यान समझेंगे कि डायरेक्टर एंड ऑफिसर लायबिलिटी इंश्योरेंस जो है इन्हें प्रोटेक्शन देगा। इवन रेगुलेटर कोई इंस्पेक्शन ऑर्डर पास कर दिया, भाई इंस्पेक्शन चल रहा है, बेचारा परेशान है और पता लगा ड्यूरिंग दैट पीरियड सस्पेंड कर दिया, बड़ी इश्यूज अराइज होते हैं। और ऐसे में अगर इनकी पर्सनल एसेट्स जो इन्होंने बेचारों ने मेहनत से बनाई है, याद रखना बेचारा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इन्होंने कोई फ्रॉड ना किया हो, कोई क्रिमिनल एक्ट ना किया हो, उसे छोड़ के बात कर रहे हैं। तो इन बेचारों ने मेहनत से बनाई है और बार बार वो पर्सनल जो उनको लॉसेस होते रहेंगे वो भरते रहेंगे। तो इनके फैमिलीज का क्या होगा? बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, उसे अच्छे से समझेंगे सेशन के अंदर। सो आइए ध्यान से अपने मॉड्यूल की तरफ, और याद रखिएगा मॉड्यूल में वैसे पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है। तो सर पढ़ने के लिए बहुत कुछ है तो क्या करना है? मैं आपको उन खास बातों पर लेके जाऊंगा जहां आपके एकेडमिक क्वेश्चंस भी कवर होंगे और आपको कौन सा भी सुनना आएगा। आप चाहें तो अपनी श्रद्धा के अनुसार इसे रीड करना चाहें तो रीड कर सकते हैं, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहूंगा कि आपका ध्यान मेन जो क्रक्स है उन बातों की तरफ लेकर आया जाए। जैसे अंडर देखो, आओ मॉड्यूल के अंदर आपके पेज नंबर 270, भैया होश में आ जाना, आरसीडी की बुक पढ़ा रहा हूं, ठीक है। कुछ बच्चे टेस्ट कोई और टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, और एक आदमी 5-6 ऐसी क्वेरीज देखी है मैंने जिसमें टेस्ट शेड्यूल दे रखा है, शेड्यूल में लिखा हुआ है टेस्ट इस सब्जेक्ट का इस डे पर है, लेकिन वो टेस्ट की प्रिपरेशन कुछ और है, ठीक है। और उन्हीं का टेस्ट हमने उसी सब्जेक्ट का किया जो उन्होंने प्रिपेयर किया, ताकि पता लग जाए कि झूठ तो नहीं बोल रहे हो। तो आओ आरसीडी के अंदर पढ़ रहे हैं भैया, चैप्टर 8 पेज नंबर 270, पैराग्राफ जहां पर सेकंड है, कहता है अंडर कंपनीज एक्ट 1956 सर्टेन की एम्प्लॉयज सच एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर डिड नॉट directly come within the ambit of term which raised serious concern because the personnel were viewed as key officials in many companies. Now, Companies Act 2013 Act corrects this anomaly and significantly expands the scope of expression officer in default. मतलब कंपनी एक्ट 2013 ने सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट की कैटेगरी में रखा। अब ये बात हमको याद रखनी है, भूल नहीं जानी है। अब देखो यह इसलिए कह रहा हूं कि हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे सामने अगर केस लो आ गया तो हम ये एग्जैक्टली देख तो पाए कि डायरेक्टर एंड ऑफिसर लायबिलिटी इंश्योरेंस के अंदर वो कवर है भी नहीं है। कौन कौन लोग कवर हो जाते हैं आइए देखते हैं। होल टाइम डायरेक्टर WTD हमारा कवर हो जाएंगे, प्लस हमारे KMP ये कवर हो जाएंगे, ठीक है जी। अब यहां से कुछ टेक्निकल छोटे पॉइंट्स आते हैं, उन्हें ध्यान सुन लो, बस एक बार सुन लो, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि रट्टा मारो, वैसे ही याद हो जाएगा। डायरेक्टर्स हो गया, होल टाइम डायरेक्टर हो गया, WTD हो गया। अच्छा इधर MD की बात नहीं करी हमने, MD भी लो, MD भी लो, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, MD को छोड़ा ही नहीं है उन्होंने तो। वेयर देयर इज नो KMP such director or directors as specified by the board in this behalf who has or have given his or their consent in writing to board to such specification or all directors if no director is so specified. अब सर कैसे याद रखेंगे? सपोज अगर किसी कंपनी में KMP कोई स्पेसिफिकली अपॉइंट नहीं किया हुआ है, स्पेसिफिक KMP अपॉइंट नहीं किया हुआ है, उस कंपनी का मैनेजमेंट जो है सिर्फ डायरेक्टर्स ही देखते हैं, ठीक है सर। तो ऐसे में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने किसी पर्टिकुलर डायरेक्टर को या कोई और हो सकता है, डायरेक्टर और डायरेक्टर्स हो सकते हैं जिन्हें बोर्ड ने स्पेसिफाइड किया होगा, और उन्होंने इंपॉर्टेंट बात रखना, उन डायरेक्टर्स ने भी अपनी राइटिंग कंसेंट दिया हो, यस वी आर रेडी टू एक्ट एज अ डायरेक्टर फॉर अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। क्योंकि यहां पर मान लीजिएगा एक डायरेक्टर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कंपनी के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को जिस डायरेक्टर को दिया है उस डायरेक्टर ने भी अपनी कंसर्न इन राइटिंग दिया है, तभी वो इस प्रोविजन में आया। लेकिन अगर ऐसा होता है कि किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्टर को ऐसा कोई भी स्पेसिफिकली कोई टास्क या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी गई है बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इन दैट केस सारे के सारे डायरेक्टर्स लायबल हो जाएंगे। तो पहला हमने क्या रखा, WTD कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर है, केस लॉज में आएगा, ध्यान रखना। KMPs हैं ऑलरेडी सर, MD भी मैंने कहा भी इंक्लूड कीजिएगा। अगर किसी कंपनी में KMP नहीं है तो कोई डायरेक्टर जिसको बोर्ड ने स्पेसिफाई किया हो और उस डायरेक्टर ने राइटिंग कंसेंट में दिया हो, ठीक है सर। एनी पर्सन हु अंडर द इमीडिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी या इमीडिएट अथॉरिटी ऑफ बोर्ड
और any KMP in charge with any responsibility including maintenance, filing, distribution of accounts, records, authorities, actively participate in, knowingly permits, knowingly fails to take active steps to prevent or any default. Immediate responsible authority, immediate का मतलब one level below the board, one level below the board कौन हो सकता है? जैसे यहां पर जनरली चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। भाई जितने भी अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स हैं, फाइलिंग एस्पेक्ट्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अकाउंट्स की बात की जाए, रिकॉर्ड्स की बात की जाए, स्पेसिफिकली जो फाइनेंशियल और अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स हैं वो देखा जाए कंपनी में किसके पास रहती है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। अगर उसको नहीं किसी और को पर्टिकुलरली यहाँ पर डायरेक्टर्स ने अपॉइंट किया हुआ है फॉर दैट पर्पस, तो उसे हम ट्रीट करेंगे। यहाँ पर याद रखिएगा, जनरली देखा जाए तो इमीडिएट जो अथॉरिटी है ऑफ द बोर्ड, इमीडिएट अथॉरिटी ऑफ द बोर्ड जो है वो कौन होंगे? जनरली KMPs, ठीक है। Any person in accordance with whose advice, direction or instructions the board of director of the company is commences to act other than a person who give the, अब उसको कहता है, देखो क्या कह रहा है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो डायरेक्टली मैनेजमेंट में तो इन्वॉल्व नहीं है बट जिसके इशारे पर, जी हाँ, जिसके डायरेक्शंस पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करते हैं। जर्नली ना एक कॉन्सेप्ट है शैडो डायरेक्टर्स। जी हाँ, शैडो डायरेक्टर लिख लेना भाई, एग्जाम में आ सकता है। शैडो डायरेक्टर क्या कह रहे हैं? चल जा, इसको फिर प्रॉब्लम हो गया, नॉट वर्किंग। आप लिख लीजिएगा, सुनिएगा, शैडो डायरेक्टर। देखते हैं अभी 2 मिनट में इसको वापस। आप बोलेगा, देखिए शैडो डायरेक्टर, शैडो डायरेक्टर, शैडो डायरेक्टर ऐसा बंदा है जो डायरेक्टली मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन बोला इसका डायरेक्शन वगैरह पर डायरेक्टर जो काम करता है, बोला इसको भी पकड़ो, ये भी कौन है? ऑफिसर इन डिफॉल्ट, ठीक है। फिर इसके बाद आता है क्या हमारा नेक्स्ट, एवरी डायरेक्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट हु इज अवेयर, पहली बात याद रखना, हाईलाइट करना, चल जा यार प्लीज, हु इज अवेयर ऑफ सच, थैंक यू, चल गया, बाय वर्च्यू ऑफ द रिसीव बाय हिम ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स ऑफ द बोर्ड और पार्टिसिपेशन इन द प्रोसीडिंग्स विदाउट ऑब्जेक्टिंग द सेम। इंपॉर्टेंट क्या है? कहता है एवरी डायरेक्टर, बोर्ड मीटिंग हुआ, बोर्ड मीटिंग में कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन किया जा रहा है जो कि गलत है और वो भाई साहब जो है वो अपनी वॉइस रेज ही नहीं कर रहे हैं, आवाज ही नहीं उठा रहे हैं, उन्हें कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है। एंड वेयर सच कॉन्ट्रावेंशन हैज हैड टेकन प्लेस विद कंसेंट और कनाइमेंट्स। देखो बात यहाँ पर और रखना, और मतलब आप मीटिंग में गए थे, बोला हाँ से गया था, बोला मैंने अपना कंसेंट तो नहीं दिया सर, ये मानता था कि ये लोग फ्रॉडुलेंट एक्ट कर रहे थे या नेग्लिजेंस कर रहे थे, लेकिन मैं अपना कंसेंट नहीं दिया, कंसेंट नहीं दिया, आपने ऑब्जेक्शन रेज किया, बोला नहीं सर ऑब्जेक्शन तो रेज नहीं किया, तो बोले फिर तुम भी लायबल हो गए, बात पकड़ में आ रहा है। या कंसेंट दे दिया हो तो फिर तो ऑफकोर्स मिली भगत कहलाएगा, ठीक है, एक्टिंग इन कंसर्ट बोलेंगे उसको, मिली भगत। In respect of the issue transfer of any shares of the company, share transfer agent, registrar, merchant bankers to issue and transfer। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन है घुमा के देता है, आप सोचते हैं कि अरे यार ये लोग के लायबल होंगे, अरे ये लोग भी लायबल होगा, मर्चेंट बैंकर आ गया। अगर ट्रांसफर एंड इशू की बात हो रही होगी, ट्रांसफर एंड इशू की बात हो रही होगी तो इन्हें भी हमने ऑप्शन डिफॉल्ट माना है। अब उम्मीद कर रहा हूं कि ये लिस्ट आपको समझ में आ गया होगा, बहुत कॉमन सा हमने डिस्कस किया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखो, अब यहां से हमें डेफिनेशन मिल जाएगा किसके लिए? डायरेक्टर एंड ऑफिसर लायबिलिटी इंश्योरेंस के लिए। कहता है डीएनओ लायबिलिटी इंश्योरेंस इज इंश्योरेंस कवरेज इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट, मेरे साथ याद करो, प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रॉम पर्सनल लॉसेज। बोलो प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल फ्रॉम पर्सनल लॉसेज, एक बार वापस से बोल लो, प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल फ्रॉम पर्सनल लॉसेज इफ दे आर sued as a result of servicing as a director or an officer of a business or other type of organization। इफ दे आर sued मतलब उन पर कौन सू कर सकता है? कंपनी का शेयर होल्डर सू कर देता है, कंपनी का है ना क्रेडिटर लोग सू कर देता है, कंपनी का एम्प्लॉय लोग सू कर देता है, उनको आउटसाइडर्स कर देता है, रेगुलेटर एक्शन ले लेता है इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशंस का, तब भी बड़ा जग नाटक हो जाता है। और ऐसे में क्या होता है अल्टीमेटली इन डायरेक्टर्स को एंड ऑफिसर्स को क्या करना पड़ता है भाई? जो कॉस्ट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स हैं वो भैया इनकी पॉकेट से भरनी पड़ती है, और फिर कॉस्ट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स हैं उसकी कॉस्ट अपनी पॉकेट से भरो, फिर कोई पेनल्टी लगा दिया तो वो अपनी पॉकेट से भरो, कोई फाइन लगा दिया तो वो अपनी पॉकेट से भरो। भाई ऐसे तो हो लिया भैया, तो कौन काम करेगा? कोई नहीं करेगा। अरे गेटिंग अ पॉइंट कि क्या इसका कॉन्सेप्ट है, आप समझ रहे हैं ना? आप अब फेयर वर्किंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, नेग्लिजेंस हो गई है, अब क्या करूं? 50-50 हज़ार रुपए, 1-1 लाख रुपए बता लगा, एक कंपनी में सर्विस दे रहा हूं और 10 कंपनी में डायरेक्टर बना बैठा हूं, 10 कंपनी से हर महीने के 10 लाख रुपए का चेक आता है कि भैया इसको भरना है, फाइन को फाइन भरो, पेनल्टी भरो, केस कर दिया, कॉम्पोजिशन दो। तो
समझ में आ रहा है? डायरेक्टर फटीचर हालत में आ जाएगा बेचारा। इस दुनिया में कोई डायरेक्टर नहीं बनना चाहेगा, कुछ भी बन जाएगा, पर डायरेक्टर या ऑफिसर नहीं बनेगा। आप अभी के अभी CS छोड़ दोगे अगर ऐसा होता तो। चलिए ना, इट कैन ऑल्सो कवर द लीगल फीस एंड अदर कॉस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में इंकर एज अ रिजल्ट ऑफ सच सूट्स। तो क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। DNO लायबिलिटी इंश्योरेंस प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल्स फ्रॉम पर्सनल लॉसेस। बोलो, प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल्स फ्रॉम पर्सनल लॉसेस if they are sued as a result of servicing, अपनी services कैसे दे रहे हैं? As a director or officer of the company or any other organization. Director and officer liability insurance applies to anyone who serves as a director of an officer for a profit business or non-profit organizations. दोनों के केसेस में है। सेक्शन 8 कंपनी के लिए आप डायरेक्टर बने हो तब भी आपको मिलेगा, आप ऑफिसर हो सेक्शन 8 कंपनी तब भी आपको ये मिलेगा बेनिफिट। अ डायरेक्टर and officer liability policy insures against the personal losses, and it can also have to reimburse a business or non-profit for the legal fees or costs incurred in defending the individual against a lawsuit. भाई आपको मैंने जैसा बताया, आपकी जो लीगल फीस आपकी खर्च होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स पे खर्चा होगा, सारा आपको वापस मिल जाएगा। मतलब आप फॉल्टी नहीं होने चाहिए ना, क्राइम करके बैठे हो, फ्रॉड करके बैठे हो तो ना मिलेगा। Now, DNO liability insurance paid to directors and officer company or to the organization itself for losses and reimbursement of defense costs if legal action is brought against them. Such coverage can also extend to the criminal and regulatory investigation trial defense cost. Criminal का मतलब यहाँ पर क्या है आप समझना, क्योंकि कुछ प्रोविजंस की वायलेशन ऑफेंस मान जाती है। कुछ प्रोविजंस की वायलेशन कैसे मान जाती है? ऑफेंस की तरह ट्रीट की जाती है। तो ऑफेंस अगर वो ट्रीट हो रहा है, वो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अब यार ये तो है नहीं कि जब साबित हो जाएगा तभी मैं आपको कोर्ट फीस भरूंगा, सब सारे काम करूंगा, नहीं। जब ये मामला शुरू हो गया, कोर्ट चला गया, तो आपके ऊपर तो लायबिलिटी बन गया है ना, क्रिमिनल लायबिलिटी बन गया, इन्वेस्टिगेशन आपके खिलाफ स्टार्ट हो गई है, रेगुलेटरी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गया, तो वो बेचारा भर रहा है इसको, इसलिए प्रोटेक्शन दे रहा है उसको, ठीक है। Civil and criminal actions are often brought against directors and officers simultaneously, and DNO insurance has become the closely associated with the broader management liability insurance, which covers liabilities of the corporation itself as well as the personal liability for the directors and officers of the corporations. ठीक है। अब बीच में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, मैं यहाँ तो ये नहीं कहूँगा कि आपका मर्जी है, आप चाहें तो रीड कर लीजिएगा। मैंने आपको बेसिक एग्जांपल्स बार बार बीच में देता रहा हूँ, कौन कौन उन पे केस कर देता है। जैसे मैंने कहा शेयर होल्डर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं कंपनी के, देन नंबर ऑफ केसेस आई एम टेलिंग यू, क्रेडिटर्स हैं, आउटसाइडर्स हैं, रेगुलेटर ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया, तो ऐसे केसेस में इनको चाहिए होता है। अब आप चाहें ना बेटर रीडिंग के लिए, तो ये एग्जाम्पल तो दे रखा है, क्या देखेगा। जो सत्यम कंप्यूटर के जो चेयरमैन थे रामलिंगम राजू, बहुत फेमस रहा है केस, आप चाहें तो रीड कीजिएगा। चाहे का मतलब चाहना चाहिए, वैसे तो आपकी चाहत ऐसी होनी चाहिए कि आप रीड करें इसे। ऑलराइट, आइए। डायरेक्टर्स में ऑल्सो फेस लायबिलिटी अंडर द इंडियन लॉज सच एज लायबिलिटी may not always be forcible and actions such as dishonor of checks हो गया, offenses under the income tax है, violation of FEMA Act है, breach of securities regulation, non payment of provident fund contribution है, violation of shop and establishment act है, food adulterations हैं। सो यहाँ पर कहा जाए तो भैया अलग अलग लॉज में अलग अलग तरीके से लायबिलिटी उनकी बनी रहती है भैया। फेमा के अंदर, डिसऑनर ऑफ चेक के अंदर, इनकम टैक्स के अंदर, सिक्योरिटी लॉ के अंदर, मतलब आदमी बोले तो कहाँ जाऊँ, शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंदर, फूड एडल्ट्रेशन के अंदर, धन केस सब पता लगा भैया बस। तो ये इंश्योरेंस वहाँ हेल्प करने वाला है। ऑलराइट, मैं बता दूं आपको है ना बेटा, मैं यहाँ आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इन पॉइंट्स को हाईलाइट किया है अलग से, जो आपके लिए प्रिपेयर करके बता रहे हैं ना, क्योंकि जो बात बार बार रिपीट हो रही है, एक्सप्लेन कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं बता रहा है, मैं उसी को कवर कर रहा हूं, ठीक है। आओ अब देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज, इफ अ कंपनी फेल्स टू डिस्क्लोज मटेरियल इंफॉर्मेशन और विलफुली प्रोवाइड्स इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन, द इंश्योरर मतलब कंपनी जो इंश्योरेंस देगी, इंश्योरेंस देने वाली कंपनी, ठीक है, जो लायबिलिटी डायरेक्टर एंड ऑफिसर लायबिलिटी इंश्योरेंस जो देने वाली कंपनी है, जो भी इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी may avoid payment due to the misrepresentation. Important याद रखना है ना, the severability clause in the policy conditions may be intended to protect against this by preventing misconduct by one insured from affecting the insurance for other insured. जैसे मान लो हम ये जो देखो है, समझना एक बात, ये जो इंश्योरेंस है ना, डायरेक्टर एंड ऑफिसर लायबिलिटी इंश्योरेंस जो है, ये डायरेक्टर्स के लिए लिया जाता है एक साथ, इंडिविजुअली की मतलब समझना यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, ये डायरेक्टर्स के लिए लिया गया। अभी कंपनी के अंदर मान लीजिएगा 5 डायरेक्टर्स हैं, कितने हैं, 5 डायरेक्टर्स। अब 5 में से 3 डायरेक्टर्स ऐसे निकले जिन्होंने इंफॉर्मेशन कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी को ही इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन दिया था, ठीक है।
और उस इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन की वजह से इंश्योरर ने तो इंश्योरेंस कंपनी तो मना कर दिया भाई हम आपको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। तो क्या मतलब, क्या सर जो बाकी जो दो थे जिन्होंने एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दी थी अपने वर्किंग के बारे में, अपने ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, क्या वो लोग बेचारे मरेंगे इसमें? नहीं। यहां पर पॉलिसी में एक क्लॉज होता है, सब बोलते हैं सेवरेबिलिटी क्लॉज। सेवरेबिलिटी का मतलब अलग कर देना। अगर ऐसा हुआ तो जो लोग सही होंगे, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होंगे डायरेक्टर्स, उनको उसका प्रोटेक्शन मिलेगा। जिन्होंने इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन दी है उन्हें नहीं मिलेगा ना। पॉलिसीज कैन बी रिटन to insurer against a variety of hazard but generally make exclusion for fraud or other criminal activity। इसको हटाकर पता लगा अनलॉफुल बिजनेस कर रहे हो, जानते हो, फिर भी करे जा रहे हो बदतमीजी तरह, फ्रॉड कंडक्ट कर रहे हो, सेक्शन 447 अट्रैक्ट हो गया, लेकिन फ्रॉड करने से फुर्सत नहीं है, तो बोला क्या इंश्योरेंस से काम आएगा? नहीं। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, फिर अलग अलग चीजें दे रखी हैं। अब जैसे यहाँ पे देखो, ये बड़ा रियल एग्जांपल दे रखा है। इमेजिन यू आर अ डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ अ कंपनी। आप फील कीजिएगा आप कंपनी सेक्रेटरी बन गए, ठीक है। समवन टेल्स यू दैट you can lose your personal belongings, your car, your house, your jewelries, ठीक है, due to your business reasons। अब आप जो भी डिसीजंस ले रहे हैं उसकी वजह से आप अपनी चीजें खो देंगे। But this situation would have not affected you much if you had purchased a director liability insurance। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। ये रियलिटी है। मैंने कहा ना अभी कि आपको एक खतरा रहे कि मेरी कार, मेरा बंगलो, मेरा ज्वेलरीज, मेरा मतलब मेरा वेल्थ क्रिएशन जो है सारा का सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा इस जॉब की वजह से या इस परफॉर्मेंस की वजह से, डिसीजंस की वजह से। सो नहीं चाहिए, लेकिन आपको इसका लिए इंश्योरेंस मिल रहा है। नाउ हियर कम्स द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो गया आपके लिए। आइए, कहता है इट इज एसेंशियल फॉर एवरी कंपनी टू हैव अ डायरेक्टर एंड ऑफिसर इंश्योरेंस इन ऑर्डर टू हैव सम peace of mind if they have not purchased the policy। the top reason to buy D&O insurance provided as under। इसी लाइन से क्वेश्चन बन के आ सकते हैं एग्जाम में, ऐसे कैसे रख कर भी आ सकता है, ठीक है। आइए लेट्स डिस्कस, दीज आर सम 9 टॉप रीजंस टू बाय दिस D&O liability insurance। ऑलराइट, फर्स्ट ऑफ ऑल इट प्रोटेक्ट्स योर पर्सनल एसेट्स। तो कहता है पहली बात, पर्सनल एसेट्स ऑफ डायरेक्टर आर एट रिस्क। ये हम जानते हैं, जैसे मैंने कहा कंपनी पे फाइन लग रहा है, पेनल्टी लग रहा है, साथ साथ में ऑफिसर डिफॉल्ट पे भी लग रहा है। तो भैया कहां से लाएगा ऑफिसर डिफॉल्ट? अपनी पर्सनल एसेट्स से देगा। तो कहता है कहीं ना कहीं आपका क्या करता है ये, इट प्रोटेक्ट्स योर पर्सनल एसेट्स। D&O हैज बीन एक्यूज्ड, जी हां, डायरेक्टर हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ ब्रीचिंग ड्यूटीज। एक्यूज्ड का मतलब आरोपी हैं। And their personal assets are at risk in the case that they do not have any D&O insurance। आप चाहें तो एग्जाम में लिख के आ सकते हैं। रीजन क्या है पहला, इट प्रोटेक्ट्स द पर्सनल एसेट्स ऑफ डायरेक्टर एंड ऑफिसर्स। डिफेंडिंग अ लीगल एक्शन इज एन एक्सपेंसिव अफेयर। जी हाँ, कोर्ट केस हो जाना कोई मजाक नहीं है। लॉयर का फीस जान खा जाता है। लॉयर एक एक अच्छे लॉयर्स एक एक हियरिंग के एक हियरिंग पे जाते हैं, जब ट्रायल पे एक हियरिंग के ही मिनिमम आजकल तो मतलब छोटे छोटे सिटी के अंदर 50,000 रुपए 1 लाख रुपए चलता है। आप सोच के देखिएगा किसी केस के अंदर 10 हियरिंग लग गया, लाख रुपए पर हियरिंग लगे, 10 लाख रुपए गया, बात पकड़ मारा, ऊपर से ऑर्डर भी अपने खिलाफ। तो क्या करें? तो क्या कह रहे हैं, डिफेंडिंग अ लीगल एक्शन इज एन एक्सपेंसिव अफेयर। Legal costs and expenses and litigation involving directors are usually complex and costly। अब हमको पहला क्या रखना होगा, सिंपल सी बात है, it protects the personal assets of the director and officers। दूसरा क्या है, you know what, the defending legal actions is an expensive affair। Defending legal action is an expensive legal affairs। Investors can file a case against you। of course investors कौन से फुर्सत में बैठे हैं, वो भी केस फाइल कर देते हैं। क्यों? उनको लगता है कि कंपनी में मिसमैनेजमेंट हुआ है ड्यू टू दिस डायरेक्टर दिस ऑफिसर, वी विल सू दिस डायरेक्टर और द ऑफिसर एंड रिकवर एंड डिमांड द कॉम्पनसेशन। बात पकड़ में आ रहा है? तो ऐसे केसों में बड़ा झंझट है। It may sound unlikely but things go downward if investors believe that they have incurred losses due to the mismanagement of the company। they could approach the court to seek the compensation। मत पकड़ मारा है। तो 3 पॉइंट हमने पहले याद किया। क्या याद किया? पहला क्या कह रहा है, पर्सनल एसेट्स ऑफ डायरेक्टर आर एट रिस्क, इट प्रोटेक्ट्स द पर्सनल एसेट्स ऑफ द डायरेक्टर्स, पर्सनल एसेट्स ऑफ द डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स। दूसरा कह रहा है डिफेंडिंग लीगल एक्शंस, डिफेंडिंग लीगल एक्शंस एक्सपेंसिव अफेयर्स। आप समझ के भी याद करके लिख के आएंगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चाहें ना अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। क्या? इट इट प्रोटेक्ट द डायरेक्टर्स, जैसे हमने पहले कहा, पर्सनल एसेट्स को बचाएगा, एंड क्या करेगा, रीइंबर्स द लिटिगेशन
कॉस्ट और फीस, रीइंबर्स मतलब भैया जो आपने खर्चा कर दिया वो आपको वापस मिल जाए, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, इन्वेस्टर्स कैन फाइल अ केस अगेंस्ट यू, इन दैट केस आपको चाहिए दे डिमांड अ कॉम्पनसेशन। एम्प्लॉय कैन सू, ऑफ कोर्स एम्प्लॉय कैन सू द डायरेक्टर्स। कहता है क्या, it is hard reality that today's corporate world there has been a rise in the number of cases filed by the employees related to sexual harassment or wrongful dismissals, कि गलत तरीके से मुझे निकाल देगा, ये निकाल नहीं सकते थे, अब निकाल दिया किसी को जॉब से, ऐसे केस हुआ भी है, देखो यहाँ पे 16 में बता रहा है। अ सैक्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सैक्ड मतलब फायर करना, निकालना, सैक्ड मतलब फायर निकालना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर won a case against the HCL Tech. The court called his dismissal unlawful and asked the company to reinstate the petitioner with the continuity of services and pay the full salary along with the other benefits. ये भी क्या है, ऐसे केस में भी भैया एक झंझट हो जाता है। 4 बातें याद हो रही होंगी, उम्मीद कर रहा हूँ। पर्सनल एसेट्स को प्रोटेक्ट करेगा, दूसरा रिइंबर्स करेगा आपके लीगल एक्सपेंसेस को, तीसरा यू नो व्हाट प्रोटेक्ट्स यू अगेंस्ट द केस फाइल्ड बाय द शेयर होल्डर्स। देन इस पॉइंट को इसका जोड़ी लो अपने आप से, वैसे याद हो जाएगा। इन्वेस्टर्स कैन सू यू, एम्प्लॉयज कैन सू यू, हाँ बात याद हो जाएगा। क्रेडिटर्स कर सकता है, कस्टमर्स कैन टेक अ लीगल एक्शन अगेंस्ट यू, हेलो अपने आप ही जोड़ता चल जाएगा। इन्वेस्टर, एम्प्लॉय, कस्टमर्स सबको केस करने दो, हमने डीएनओ ले रखा है, ठीक है। ऑलराइट, कस्टमर्स कैन टेक लीगल एक्शंस। अब कई बार होता है ना, प्रोडक्ट कोई एडवर्टीजमेंट मिसरिप्रेजेंटेशन हो गया, एडवर्टीजमेंट की वजह से इनको प्रॉब्लम आ गया, और करो भाई, क्या दिक्कत भी नहीं है। कस्टमर्स कैन आल्सो रीच द कोर्ट अगेंस्ट द मिसरिप्रेजेंटेशन मेड इन द एडवर्टाइजमेंट मटेरियल एंड डिसेप्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। याद रहेगा। इंक्वायरी इनिशिएटेड बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटीज, इंक्वायरी इनिशिएटेड बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटीज। तो ऐसे केसों में भी क्या होता है, जैसे सेबी है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट कैन इनिशिएट द इंक्वायरी अगेंस्ट द डायरेक्टर्स। इन केस ऑफ बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी, creditor can pursue the legal action against the directors if they think that they have not acted in their best interest. अब अगर मैं ध्यान से अगर देखें तो मैंने अभी आपको बीच बीच में क्या कह रहा था कि कौन कौन सू कर देता है, कंपनी का शेयर होल्डर है, डायरेक्टर्स को शेयर होल्डर सू कर देता है, एम्प्लॉय सू कर देता है, कस्टमर सू कर सकता है, क्रेडिटर सू कर सकता है, रेगुलेटर्स इनिशिएट कर सकता है, यू नो इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट कर सकता है, सेबी है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, छोटे थोड़ी ना है। एंड हेल्प्स इन अट्रैक्टिंग द रिटेन टैलेंट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब आपको पता होगा जिस कंपनी को आप ज्वाइन कर रहे हो उस कंपनी ने डीएनओ लायबिलिटी इंश्योरेंस ले रखा है, तो आप फ्री माइंड से काम कर सकते हैं ना। आप खुद देख लेना, जब सीएस बन के आप जाके ज्वाइन करोगे, आप सबसे पहले कंफर्म करने की कोशिश करोगे। ऑलराइट, चलिए। एंड डीएनओ क्लेम्स आर नॉट कवर्ड अंडर एनी अदर पॉलिसी। अब ये भी कहते हैं, देखो प्रॉब्लम क्या है ना, कोई लोग ये मानता है कि प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस ले लो आप प्रोटेक्ट होगे। नहीं, प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड जो करते हैं उनके लिए प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस काम आता है, लेकिन जो एज ए डायरेक्टर और ऑफिसर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं कंपनीज को या अदर ऑर्गेनाइजेशंस को, उनके लिए तो भैया डीएनओ लायबिलिटी इंश्योरेंस ही लेता है। क्लियर? उम्मीद कर रहा हूँ पॉइंट्स क्लियर होंगे, सिंपल से एकदम है। But एक और important बात है, however it is not true. In short, a director is expected to work with the following principles. मतलब ये principles उसकी जॉब में दिखने चाहिए, अदरवाइज ये कि डीएनओ चिल्लाते रहोगे। क्या क्या प्रिंसिपल दिखने चाहिए? ड्यूटी ऑफ केयर, ड्यूटी ऑफ लॉयल्टी, ड्यूटी ऑफ ऑबिडेंस। ड्यूटी ऑफ केयर का मतलब क्या है? डायरेक्टर एंड ऑफिसर एक्ट डिलीजेंटली विद द रिस्पेक्ट टू द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनीज अफेयर्स। डिलीजेंटली, जी हाँ, ऑनेस्टी होनी चाहिए। ड्यूटी ऑफ केयर का मतलब काम में ईमानदारी हो, काम में बेईमानी है तो थोड़ा दे देंगे। ड्यूटी ऑफ लॉयल्टी, दे नो डायरेक्टर एंड ऑफिसर्स फ्रॉम यूजिंग देयर पोजीशन इन देयर इंटरेस्ट। ड्यूटी ऑफ लॉयल्टी, जो पोस्ट दिया गया उसके अकॉर्डिंग वर्क करें। एंड अब जैसे मान लीजिएगा एमडी को चेक साइन करने की अथॉरिटी दे रखी है और एमडी जो है वो फर्जी चेक किए जा रहे हैं साइंस, तो भाई थोड़ा मिलेगा इसका प्रोटेक्शन। ड्यूटी ऑफ ऑबिडेंस, ऑबिडेंस का मतलब क्या है? जो पर्टिकुलरली कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं, लॉज हैं, उन्हें प्रॉपर्ली या फिर फॉलो करना है, मानना है, ऑबिडेंस। डायरेक्टर्स it requires directors and officers to ensure that the company is adhering to the code of conduct. तो क्या 3 प्रिंसिपल्स हैं जो आपकी ड्यूटी में दिखने चाहिए। क्या? ड्यूटी ऑफ केयर, मिस्टर बोलो, ड्यूटी ऑफ केयर, लॉयल्टी एंड ऑबिडेंस। बोलो, केयर, लॉयल्टी एंड ऑबिडेंस। क्या कह रहे हैं? केयर, लॉयल्टी एंड ऑबिडेंस। सीएलओ होना चाहिए। अगर कोई डायरेक्टर सीएलओ नहीं कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है? सीएलओ मतलब केयर, ड्यूटी ऑफ लॉयल्टी एंड ऑबिडेंस। अगर ये नहीं है तो फिर ये प्रोटेक्शन भी नहीं मिलने वाला है। चलिए, एनी डेविएशन फ्रॉम अबव प्रिंसिपल्स could pose the threat of legal action against the directors. चलिए देखते हैं आगे। अब देखो एक चीज देखते हैं। In conclusion, we can say that in the recent years, the role of directors and officers have become more stringent and challenging.
Given the increasing responsibility and litigation pressures, in the most of the cases, director and officers carry personal responsibility and liability with respect to their acts. अब ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ पैराग्राफ आपके लिए अलग से बनाए केस, ताकि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हम लोग अलग से तैयार कर सकें. वैसे ना डीएनओ के पढ़ने में बहुत सारी केस स्टडीज हैं. यूएस की बहुत सारी केस स्टडीज, क्योंकि मैंने कहा कौन सा विंसेंट रिड्यूस हुआ है, तो यूएस की केस स्टडीज बहुत हैं. इंडिया में भी बहुत सारी केस स्टडीज हैं. यूएस तो करके जाओगे तो बहुत सारी केस स्टडीज हैं पढ़ने के लिए. पर मैं कहूँगा पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लें. आपका इच्छा है तो आप अलग से और पढ़ें, और जान के चाहिए मेरे को कॉन्टैक्ट कीजिएगा, वेना के नन के व्हाट्सएप पे भेजिएगा, मैं और हेल्प करूंगा. नाउ इंडियन इकोनॉमी प्रेजेंट्स myriad, क्या कह रहा है, myriads and growing opportunities, but would be corporate directors, their lawyers should tread carefully. Well, it is difficult to provide any particular standard that will determine an individual's exposure to liability. A person will generally be held liable for wrongdoing committed by a company if she falls into either of the following categories. दो बातें ध्यान से रखना, कैसे liable हो जाता है. Any person who at the time of offense was committed was in charge and responsible to the company for the conduct of its business. अब जैसे क्या कह रहा है, जब आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे थे उस वक्त आप देखो, समझना दो बातें इंपॉर्टेंट हैं. पहली ये देखो, मैं आपको यहां लिख ही दूंगा आपके लिए अच्छा रहेगा. जो DNO लायबिलिटी इंश्योरेंस है ना, DNO लायबिलिटी इंश्योरेंस है ना, ये तीन बातें ध्यान रखना इसके अंदर. पास्ट एक्ट्स जो आपसे भूतकाल में हो गए हैं, जो आपके अभी वर्तमान काल में हो गए हैं, और जो आपसे फ्यूचर काल में हो सकते हैं, उनको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है. ध्यान सुनना, इस पे केस स्टडी भी आ सकती है. प्रोटेक्ट करता है. जैसे मिस्टर ए इन ईयर 2022 ABC लिमिटेड में डायरेक्टर थे. क्या थे, डायरेक्टर. ध्यान से सुनते जाना, क्या थे वो, डायरेक्टर थे. अब 2023 के अंदर उन्होंने एक दूसरा कंपनी ज्वाइन कर लिया. वो कंपनी क्या है, XYZ लिमिटेड. इस कंपनी के खिलाफ ABC लिमिटेड पुरानी कंपनी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हुआ, और उस इन्वेस्टिगेशन में इनकी नेग्लिजेंस पाई गई मिस्टर ए की. अब आप क्या कहेंगे, सर वो तो उस टाइम थे ना. तो जी हाँ, पॉलिसी में, जी हाँ, पॉलिसी में अगर उस ड्यूरेशन को वो कवर करती है, उस पीरियड को जिस पीरियड में ये ऑफेंस कमिट हुआ, और उसका कॉन्सिक्वेंसेस फाइन या पेनल्टी के फॉर्म में निकल के आया, और किसके ऊपर इंपोज हो गया, उस डायरेक्टर पे. और जबकि वो बात कैसी हो गई, पास्ट एक्ट था. तो अगर पॉलिसी इस पास्ट एक्ट को प्रोटेक्शन दे रही है तो उसका भी बेनिफिट इनको मिलेगा. बात याद रहेगा, सिंपल सा है. तो ऐसे कैसे चेक करेंगे सर, तो क्या है वो चेक करने का, क्या है, जो भी पॉलिसी, जी हाँ, जो भी पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी ली जा रही होगी, उसमें ड्यूरेशन जो होगी, उस ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग ही आपकी प्रोटेक्शन चलेगी. ये बात याद रखिएगा. अब जो यहां कहने की कोशिश कर रहे थे, हम आपको यही कह रहे थे कि किसी पर्सन की लायबिलिटी कैसे पता लगेगी. कहता है एनी पर्सन हु एट द टाइम ऑफेंस वाज कमिटेड, जब ऑफेंस हुआ है वो क्या खुद है, was in charge and responsible to the company for the conduct of its business. कोई एक कंपनी सेक्रेटरी था, प्रीवियस कंपनी सेक्रेटरी था, ठीक है, डायरेक्टर था, CFO था, MD है, था मतलब, ठीक है. Any director, manager, secretary or other officer of the company with whose consent or connivance the offense was committed or whose negligence resulted in offense, या जिसकी नेग्लिजेंस की वजह से ये ऑफेंस हुआ है, या जिसकी कंसेंट की वजह से हुआ है. अब कंसेंट उसका दिया, फिर बोल दूं क्रिमिनल एक्ट के लिए नहीं कह रहा हूं, कंसेंट दिया, क्रिमिनल एक्ट कर दिया नहीं, फ्रॉड कर लिया जानते हुए, इंटेंशनली कर रहे हो तो ना छोड़ देंगे यार, तब तो तुम्हारी लायबिलिटी को इंश्योरेंस नहीं मिलेगा. लेकिन कंसेंट दिया, लेकिन मैं इस फैक्ट को कंसीडर नहीं कर पाया, मेरी कंसेंट जरूर है इसमें, तो ठीक है, फिर आपको प्रोटेक्शन मिलेगा. देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, Indian Supreme Court has in the context related that managing director is the prima facie, ये important है केस लॉ के लिए, ऐसे छुप के क्वेश्चन निकल के आते हैं. Managing director is prima facie in charge of and responsible for the company business, can be prosecuted for misdeeds by the company, but only those officers of the company who fall within the scope of definition officer in default. इसलिए सबसे पहले अब क्या पढ़ा है आपको मैंने, ऑफिसर इन डिफॉल्ट, उन्हीं लोगों पर ही सू होता है. कंपनी पे सू किया जा रहा है तो साथ साथ वो लोग भी पीछे आ रहे हैं, कौन, ऑफिसर इन डिफॉल्ट भी लायबल हो रहे हैं. सेक्शन 2 क्लॉज 60 ऑफ द कंपनीज एक्ट कहता है आर कवर्ड, एक केस का देखो रेफरेंस भी दे रखा है, क्या है,
A simple averment in a complaint that a director was in charge of and responsible for conduct of the business of the company is sufficient to state a claim against an officer who is default. अब कंपनी के समझो अकाउंट्स की मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक डायरेक्टर को दे रखी है. अकाउंट्स मेंटेनेंस का मतलब ये नहीं कि वो समझ रहे हो ना, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा है, पीएनएल बना रहा है बैठ के. मैं कह रहा हूँ वो ये इंश्योर करे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रॉपरली कंपाइल हो रहे हैं, ये देख रहे हैं, काम देखे. ये मान लीजिए डायरेक्टर को दिया हुआ है, तो ये वो अगर उसमें कोई अगर कोई भी फॉल्ट हुआ, डिफॉल्ट हुआ, ये वायलेशन हुआ, तो वो भी लायबल होगा डायरेक्टर. क्लियर? Alright, sir. In case of a fraud, ये भी important. In case of fraud, it may be difficult to have a clear line of demarcation as to whether the director could have prevented the fraud if he or she had used diligence. ये भी बड़ी मजे की बात है कि फ्रॉड हो रहा है और मैं अपनी तरफ से क्या मैंने प्रॉपर केयर किया, मतलब डिलिजेंस एक्सरसाइज किया. डिलिजेंस यहाँ पे एक्सरसाइज अगर किया कि भैया मैं जानते हुए मैंने कि फ्रॉड कंपनी में हो रहा है, मैंने इंटीमेट किया, अथॉरिटीज को लेटर लिखा, मैंने कंपनी की कमिटीज को भी बात बताई है, कंपनी चेयरमैन को भी इंटीमेशन किया है, तो मैंने अपनी तरफ से एक्शन लिया. तो ये बात बड़ी मुश्किल होती है कि आपने क्या किया डिलिजेंस में. While the role of non-executive directors may consist of providing strategic guidance, this more limited status may not protect them from liability, nor will being a non-participant at board meeting. The law now requires directors to adopt an inquisitive approach and question the company background information, how it was obtained, that decisions that are taken based on the information. मतलब यहाँ पर कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स लोगों को भी रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा अगर कोई एक्ट परफॉर्म हो रहा है. ये नहीं कह सकते कि भाई हम तो सिर्फ मीटिंग में आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम अपना डिसीजन लेते हैं. नहीं, आपको भी लायबल माना जाएगा ना. DNO liability insurance is a tool that becoming increasingly popular in India. Such as insurance indemnification should sufficiently cover the directors even after resignation. मेरे को ये एग्जांपल समझाया, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा. रेजिग्नेशन के बाद भी आपको इसका प्रोटेक्शन मिलता है. देखो, a rising trend in the demand for DNO cover in India being witnessed recently, with directors increasingly being held personally responsible for management decisions made during the working day. While a company liability is limited by shares, guarantee, company liability is limited by shares or guarantee हो गया, personal liability of the directors and officers of the company is unlimited. Hence, every time a claim or allegations arises, a director personal assets are at risk, become a core component of a corporate insurance. Most demand in India from the IT sectors. कहाँ से ज़्यादा है इसमें? IT सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल है, ऑटो कंपनीज है. जनरली DNO इंश्योरेंस जो है, वैसे तो आजकल सब जगह ही ऑलमोस्ट कंपनीज नहीं लग गई हैं, लेकिन उन्होंने कहा जो मोस्ट डिमांडिंग जो कंपनीज हैं DNO इंश्योरेंस के लिए वो कौन सी हैं? IT सेक्टर्स हैं. एग्जाम में लिख सकते हैं, रेफरेंस कह सकते हैं, IT है, फार्मास्यूटिकल है, ऑटो है. ठीक है, चलिए, जितनी एग्रेसिव इंडस्ट्री होगी ना वहां पर ही होना है. ठीक है, चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया हमारे लिए, मार्क कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. डायरेक्टर इंश्योरेंस ऑफिसर, डायरेक्टर एंड ऑफिसर लायबिलिटी इंश्योरेंस. आओ, क्योंकि इसमें पूछ सकता है ये इंश्योरेंस पॉलिसी क्या चीज कवर करेगी. देखो, DNO covers the cost of legal defense of directors, even their individual capacity as well company as capacity when the company is unable to defend them. DNO cover applies to former, present and future member of the board of directors and employee परफॉर्मिंग द मैनेजर रोल. तो क्या क्या प्रोटेक्शन होगा आइए देखते हैं. पॉलिसी आपकी क्या क्या कवर करेगी. पहला कहता है पॉलिसी कवर करेगा आपका मैनेजमेंट लायबिलिटी. मैनेजमेंट लायबिलिटी के लिए मैंने अलग से आपके लिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिख दिए हैं, आप इन्हें समझे मेरे से. कहता है मैनेजमेंट लायबिलिटी कैसे, जैसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होना. भाई मैनेजमेंट ड्यूटी थी ना आपकी, और अगर वहां पर कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो रहा है तो आप भी लायबल हो. कंपनी का ब्रीच हो रहा है लेकिन आप भी तो लायबिलिटी बनती है जी. फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं, टैक्स इवेशन. अब पता लगा कोई फाइनेंशियल रिकॉर्ड या टैक्स इवेशन हो गया तो डायरेक्टर्स तो जो डायरेक्टर ही लायबल होंगे. लेकिन अगर कोई मैंने जैसे कहा कि भाई उसका टैक्स इवेशन उसका इंटेंशन नहीं है, जो डायरेक्टर बोर्ड में है, लेकिन लायबिलिटी तो बनती है ना, फाइन तो लगेगा भाई, तो उससे आपको हेल्प करेगा. हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ ऑफेंसेस. अब कई बार ये होता है कि कुछ एम्प्लॉई लोगों का अगर आपने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर देखते हैं कि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो करना मैंडेटरी है. अब वो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आपकी कंपनी फॉलो नहीं कर रही है तो डायरेक्टर्स लोग लायबल होता है. अब वो तभी इनके ऊपर पेनल्टी लग जाता है. कोई फ्रॉड कंपनी में हो गया. अब फ्रॉड का मतलब फ्रॉड से प्रोटेक्शन नहीं दिलवा रहा हूं, बता रहा हूं. फ्रॉड का मतलब है जिसमें आप भैया ना चाहते भी आपके ऊपर फाइन लगा पड़ा है. क्यों? भले ये लेटर ऑन प्रूव हो गया
कि आप उसमें इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन आपकी नेग्लिजेंस तो थी ना, आपकी इंटेंशन नहीं थी, आपकी नेग्लिजेंस तो थी ना। तो लॉ मेकर तो क्या कहता है, फाइन भर, फाइन भर, और फाइन भरना पड़ेगा, पर्सनल एसेट तक बिक जाती है। तो ऐसे में भाई वो भी है। इन्वायरमेंटल ऑफेंसेस, इन्वायरमेंटल लॉस, वाटर है, एयर है, हाँ, इनकी वायलेशन करके बैठे हो तब भी आपकी लायबिलिटी बन जाती है। अब भले ही कंपनी के किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ने इस बात का ध्यान दे दिया, लेकिन अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, डायरेक्टर लोगों की। ऑलराइट, सो कहता है क्या, एग्जाम्पल लिख लेना भाई, एग्जाम में हो सकता है किसी इन सिचुएशन में से कोई आपको दे दे, ये समझना मेरी बात को। ये एग्जाम्पल इसलिए लिखे यहाँ पर ताकि एग्जामिनर हो सकता है आपको इनमें से कोई केस स्टडी या क्वेश्चन बना के दे दे, और आरसीडी बुक में ऐसा घूम घूम के क्वेश्चन आ सकता है। डरा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं, सीख लो, अभी कॉन्सेप्ट समझ लो, काहे का फिर डर। तो ऐसे एग्जाम में सिचुएशन आपको दे सकते हैं, ठीक है, आई होप। तो पहला क्या कवर करता है आपका मैनेजमेंट लायबिलिटी, फिर दूसरा करता है कि आपका मैनेजमेंट इंडेमनिफिकेशन। इंडेमनिफिकेशन के अंदर बेसिकली क्या है कि भाई अब बेचारा डायरेक्टर है, हाँ, और कंपनी है, अब उसको जो लॉसेस हो रहे हैं, आप समझ ना, जो लॉसेस, पर्सनल लॉसेस हो रहे हैं, वो इंडेमनिफाई कैसे हो जाएंगे, डीएनओ के पॉलिसीज से। तो यहां पर क्या इंडेमनिफाई करेगी कंपनी आपको, इंश्योरेंस पॉलिसी आपको। नॉन प्रॉफिट आउटसाइड डायरेक्टरशिप लायबिलिटी। जनरली नॉन प्रॉफिट डायरेक्टर क्या होती है, जैसे आपने देखा होगा डायरेक्टर्स लोग, कुछ आपने देखा होगा अलग जो सेक्शन 8 कंपनीज होते हैं, सेक्शन 8 कंपनीज होते हैं, उनमें भी डायरेक्टर्स होते हैं। तो सर उनके अंदर भी कुछ लायबिलिटी इनकी राइज हो जाती है। जी हाँ, उसकी अंदर ये एक तरह से कहा जाए ना, नॉन प्रॉफिट आउटसाइड डायरेक्टरशिप लायबिलिटी है, एक तरीके से एडिशनल प्रोटेक्शन है, एडिशनल प्रोटेक्शन है उन डायरेक्टर्स को, उन एम्प्लॉइज को, जो यहाँ पे ऑफिसर, एम्प्लॉय का मतलब ऑफिसर्स को, जो अपनी सर्विसेज अदर कंपनीज में भी, और जनरली यहाँ पे किसको बोल रहे हैं, वो नॉन प्रॉफिट बेसिस पे जो दे रहे हैं। तो जो इंश्योरेंस जो पॉलिसी है वो क्या करता है, उसका एक्सटेंशन इतना बढ़ जाता है मतलब ऐसा नहीं अपने आप बढ़ जाता है, उसका प्रोटेक्शन आपको एक्सटेंड हो जाता है। कहां तक एक्सटेंड होता है, जो आपकी आउटसाइड डायरेक्टरशिप लायबिलिटी होती है वहां तक। तो जनरली किसी और आप कंपनी में भी, खास तौर से यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जो सेक्शन 8 कंपनीज के अंदर जब अपनी सर्विसेज दे रहे हैं तब, ठीक है जी, उसको भी कवर करेगा। स्टेट्स एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इनकैपेसिटेड और डिजीज इंश्योर्ड इंडिविजुअल्स एंड कवर्ड। अब पता लगा कि ऐसे केसेस में, समझो इंपॉर्टेंट है, जो कंपनी के डायरेक्टर है भाई, उनका भी तो परिवार होता है। कल को डायरेक्टर का डेथ हो गया, उसके ऊपर कोई केस निकल के सामने आया, उनकी तुमने एसेट्स जो डायरेक्टर से बिलोंग करती थी वो तो दांव पे लग गई। अब तो क्या होगा उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स का, या जो यहां पे बोल रहा है डिजीज इंश्योर्ड इंडिविजुअल्स, या वो पर्टिकुलर डायरेक्टर था वो खत्म हो गए, अब क्या किया जाएगा। तो ऐसे में भी डीएनओ इंश्योरेंस उसको बेनिफिट देता है। 3 बात याद होगी, पहला मैनेजमेंट लायबिलिटी को प्रोटेक्ट कवर कर रहा है, मैनेजमेंट इंडेमनिफिकेशन कर रहा है, नॉन प्रॉफिट, मेरे साथ बोलूं, नॉन प्रॉफिट आउटसाइड डायरेक्टरशिप लायबिलिटी, नॉन प्रॉफिट आउटसाइड डायरेक्टरशिप लायबिलिटी, प्लस स्टेट्स एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव incapacitated or diseased insured individuals covered. Spousal liability extension, ये भी मजे की बात है। अब आपने ध्यान से देखा होगा, कई बार क्या होता है, जब किसी केस में पता लगता है ना, किसी जैसे डायरेक्टर, मान लो डायरेक्टर मिस्टर ए हैं, डायरेक्टर मेरे को लग रहा है कि भाई मेरे ऊपर ना पेनल्टी लगने वाला है या मेरे ऊपर फाइन लगने वाला है, और इनके पास में प्रॉपर्टी एक्ट है, प्रॉपर्टी एक्ट, नाम सुनना, प्रॉपर्टी एक्ट है। तो मिस्टर ए ने होशियारी दिखाई अपनी मिसेज को, जो मिसेस बी थी, मिसेस बी को प्रॉपर्टी एक्ट ट्रांसफर कर दी। अब पहले ही कर दी, लेकिन लॉ मेकर कोई बुद्धू थोड़ी ना है। लॉ मेकर ना कहा अच्छा बेटा ये तुमने ट्रांसफर किया था, बोला अच्छा, तो तुम्हारी जो तुमने अपनी वाइफ को ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है, इसको भी हम छोड़ेंगे नहीं, उसको भी हम दाव पे लगा देंगे जब तुम्हारे पर्सनल लायबिलिटी बनेगा। अब ऐसे में क्या होता है, जो स्पाउरल आ रहा है ना वर्ड, स्पाउरल लायबिलिटी, स्पाउरल मतलब हस्बैंड वाइफ, ठीक है, स्पाउरल लायबिलिटी एक्सटेंशन है, वो भी आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। मतलब इट विल ऑल्सो प्रोटेक्ट, दिस पॉलिसी विल ऑल्सो प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी विच बिलोंग्स टू स्पाउस, और ये कह सकते हैं इट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ स्पाउस, ठीक है। फिर आता है कवर फॉर क्रिएशन और एक्विजिशन ऑफ न्यू सब्सिडरी कंपनीज इफेक्टिव ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन और क्रिएशन। ये इंपॉर्टेंट डेट याद रखना जब भी हम बात करेंगे ना एक्विजिशन का, सब्सिडी का, तो जिस डेट से इफेक्टिव हुआ, क्रिएशन हुआ है,
ठीक है जी। अब ये क्या गया, कुछ हमने देखा जो कवरेज मिल रही है। इसके अलावा देखो और कुछ बातें हैं कुछ खास। डीएनओ पॉलिसी ऑफर्स फॉलोइंग कवरेजेस। क्या क्या कवरेजेस है? कवरेजेस है, याद रखना, और सिंपल सा है। इट कवर्स एनी लॉस और डैमेज दैट कंपनी में इंकर बिकॉज ऑफ एक्शंस mistakenly taken in the individual's capacity as a director or officers अंडर मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। तो पहले कह रहा है किसी भी तरीके कोई भी जो लॉस हैं, डैमेजेस हैं, लॉस एंड डैमेजेस हैं, कह रहा क्या, दैट कंपनी में इंकर बिकॉज ऑफ एक्शन मिस्टेकनली टेकन इन इंडिविजुअल कैपेसिटी एज ए डायरेक्टर ऑफिसर्स अंडर मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। ये अगर ऐसा होता कि भाई किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअली किसी पर है ना कैपेसिटी में, मान लीजिए डायरेक्टर है, ऑफिसर्स के ऊपर ये केस कर दिया गया और मेमोरेंडम आर्टिकल्स में प्रोविजन दिया भी हुआ है कि कंपनी विल पे ऑफ द डैमेजेस, तो कंपनी को बेनिफिट करेगा। कंपनी मान लो अभी ऐसा केसेस लड़ती रहेगी, कंपनी डायरेक्टर्स को बचाने के लिए भरती रहेगी, पैसा तो कहाँ जाएगी, तो उसमें भी है। includes a loss or damages arising from a claims made against director officers any wrongful act done in their official capacity। wrongful act, और यहाँ पर wrongful with intention नहीं लिखा हुआ है, कुछ समझ लो, intention नहीं है यहाँ पे वर्ड। It covers legal expenditures with the written consent of the insurance companies arising out of the prosecution of any director, officer, and investigation inquiry proceedings। सर कैसे याद करूंगा या करूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हाईलाइट करना, लॉस और डैमेजेस पहले वाले पॉइंट में, बिकॉज ऑफ एक्शन मिस्टेकनली टेकन इन द इंडिविजुअल कैपेसिटी और ऑफ अ डायरेक्टर ऑफिसर अंडर द मेमोरेंडम आर्टिकल्स। बस दूसरे में हाईलाइट क्या करना है, claims against the directors and officers any wrongful act done or wrongful act done in their official capacity। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, लीगल एक्सपेंडिचर्स आपको रिइंबर्स हो जाएंगे, कैसे, विद द रिटन कंसेंट ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी। चौथा बात, कवर एक्सपेंसेस, हाईलाइट करना, कवर एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय द कंपनी शेयर होल्डर्स इन प्रेजेंस ऑफ द क्लेम अगेंस्ट द डायरेक्टर ऑफिसर फॉर विच द इंश्योरेंस कंपनी इज लीगली ऑब्लाइज्ड टू पे। याद रखना यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कवर एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय द कंपनी शेयर होल्डर इन प्रेजेंस ऑफ द क्लेम अगेंस्ट डायरेक्टर ऑफिसर्स फॉर विच इंश्योरेंस कंपनी इज लीगली ऑब्लाइज्ड टू पे। शेयर होल्डर को प्रोटेक्शन दे रही है सर ये, अरे भाई मतलब ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी अगर केस किया गया तब तो कंपनी को भी देगा। इट प्रोवाइड्स इंडेमनिटी टू द लीगल हायरेंस और लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफिसर इफ द डायरेक्टर ऑफिसर बिकम्स इंसॉल्वेंट। पता लगा भैया अभी उन पे केस किया, उनका हालत खराब हो गया, उनकी सब जायदाद वायदाद बिक गया, तो क्या करेंगे, तो ये क्या करेगा, जो लीगल हायरेंस रिप्रेजेंटेटिव है उसको भी इंडेमनिफाई करेगा थ्रू दिस पॉलिसी। अब याद रहेगा, सिंपल है, उम्मीद कर रहा हूं ये वाला पॉइंट भी। अब टाटा एंड मिस्त्री वाला केस आइडिया बहुत बार देख लिए, लेकिन अभी नेक्स्ट सेशन में देखेंगे इसको। कई बार मैं खुद बोर हो गया हूँ टाटा और मिस्त्री बात कर करके यार, कई बार बहुत पॉपुलर रहा यार ये, ठीक है चलेगा। आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, तो सेशन को यहीं रोकता हूं अभी, नेक्स्ट में हम लोग आगे और जाएंगे। आज का टेस्ट जो है आपका शेड्यूल आपके पास अवेलेबल है, स्केड्यूल अगर जिसके पास नहीं है ना के व्हाट्सएप पे जाए, स्टेटस पे लगा रहता है डेली बेसिस पर, वहां चेक कर लें आज का टेस्ट, उसे मिस ना करें। एक ही बात याद रखना, जो टेस्ट रेगुलर अटेंड कर रहा है उसका स्कोर अच्छा आ रहा है, अरे अभी भी, और जिन्होंने पहले अटेम्प्ट कर करके पास होकर निकल भी गए अच्छे से स्कोर करके, तो भाई क्यों चीटिंग कर रहे हो, करो टेस्ट रेगुलर। ऑलराइट, गुड बाय, टेक केयर।